बच्चों, आइए आज मैं आपको 11th क्लास की हिंदी का पहला पाठ जो जिसका नाम है आरोह भाग 1, तो आज मैं आपको इसके विषय में बताऊंगा। देखिए, हम लोग यह पाठ प्रारंभ करने से पहले एक चीज जान लें कि सबसे पहले यह जो पाठ है, यह जो इसके लेखक हैं वह हिंदी साहित्य के बहुत प्रमुख लेखक हैं, बहुत ही अच्छे लेखक हैं जिनको आज हिंदी जगत याद करता है, जिन्होंने हिंदी को बहुत कुछ दिया है। तो ऐसे हैं वो लेखक जिनका नाम है मुंशी प्रेमचंद। तो मैं आपको बताऊं, मुंशी प्रेमचंद का जो मूल नाम था, यहाँ पर मैंने लिख रखा है, उनका नाम धनपत राय था और जन्म सन 1880 में लमही गांव उत्तर प्रदेश, कहाँ पड़ता है ये? उत्तर प्रदेश, लमही गांव उत्तर प्रदेश में इनका जन्म। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, गबन, गोदान, हिंदी साहित्य की ऐसे अनेक रचनाएं हैं। आप अपनी पुस्तक पर इनकी जीवन परिचय को, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत सूक्ष्म रूप से प्रस्तुति देंगे, क्योंकि यदि अगर हमको ये पाठ पूरा पढ़ना है तो हम यहाँ पर बहुत सूक्ष्म रूप से एक बहुत सुंदर तरीके से एक आपको समझाने का प्रयास करेंगे यहाँ पर, परंतु उतनी चीजें जो किताब में हैं वह सभी चीजें हम यहाँ पर बोर्ड में आपको प्रस्तुत नहीं कर सकते। इसलिए अभी आप लोग इतनी सारी जो ये हिंदी साहित्य की जो कहानियां हैं, सेवा सदन, प्रेमाश्रम और रंगभूमि, गबन, गोदान, उपन्यास भी बहुत सारे हैं, कहानियां भी बहुत हैं, बहुत सारी चीजें इन्होंने लिखी हैं और हिंदी जगत के बहुत प्रमुख कवि माने जाते हैं मुंशी प्रेमचंद। तो यह जो पाठ है 11th क्लास का जो पहला पाठ है, नमक का दरोगा, तो यह जो नमक का दरोगा नामक जो पाठ है उसके भी लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं और यह बहुत ही मार्मिक कहानी है और विद्यार्थियों को इस कहानी से बहुत सारे ज्ञान, बहुत सारी शिक्षा प्राप्त होने वाली है। आप लोग इस कहानी से बने रहेंगे और भावनाओं को समझने का, क्योंकि देखिए एक एक चीज हम आपको यहाँ पर रामायण कथा, भागवत कथा जैसा नहीं सुना सकते, बहुत सूक्ष्म में और एक विद्यार्थी जीवन को याद में रखते हुए कि थोड़े में बहुत समझने का प्रयास करेंगे। तो यह इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, गबन, गोदान इत्यादि बहुत सारी रचनाएं हैं इनकी। और जो इनकी मृत्यु हुई थी, मृत्यु सन 1936, 1880 में इनका जन्म हुआ था और 1936 में ये दिवंगत हो गए। तो इस प्रकार से यह इनका सूक्ष्म रूप से मैंने इनका जीवन परिचय आपको दिया। अब देखिए इस कहानी नमक का दरोगा, यह जो कहानी है, तो इसके जो प्रमुख पात्र हैं, मैं इसको मिटा करके लिखता हूं, इनके जो प्रमुख पात्र हैं इस पाठ के कौन कौन से हैं। जैसे कोई एक नायक होता है कहानी का, वह नायक कौन है? तो नमक का जो दरोगा, यह जो पाठ है, इसके पहले पात्र हैं मुंशी वंशीधर, ये पहले पात्र हैं। और दूसरे पात्र हैं इनके पंडित आलोपी दीन। तो यह दोनों पात्र के इस कहानी के मुख्य हैं। तो देखिए इस नमक का दरोगा, यह जो पाठ है, इस पाठ से तात्पर्य है, इसका एक बहुत सुंदर कथा है, यह बहुत अच्छी कथानक है। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी नदियाँ हैं और सागर है, जैसा आप लोग जानते हैं,
कि नमक कहने मात्र से ही पता चलता है कि नमक से इसका संबंध है। तो जिस समय यह बात उस समय की है जब ब्रिटिश शासन था, तो ब्रिटिश शासन ने अपना ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रचार प्रसार खूब किया था और लगभग पूरे भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल्स लागू हो रहे थे। वह अपने गवर्नमेंट बनाती थी, अपना नियम बनाती थी और उसी नियम के तहत पूरे इंडिया को चलना पड़ता था। तो यह कहानी जो है ये नमक की कहानी है। पहले गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश शासन ने यह कह दिया कि नमक ले जाना, जैसे जो नदियां हैं, जैसे हमारी प्रमुख नदी है उसमें एक जो नमक का उत्पादन होता था, यमुना नदी, तो देखिए इसमें नमक नदी में, तो वहां पर यह कह दिया गया था जिस भी नदियों से नमक जो ले जाएगा, मतलब नमक ले जाना सख्त मना था, नमक के लिए निषेध किया गया था। क्यों? क्योंकि वह उसको एकत्रित करके और बाहर निर्यात करना चाहते थे, तो बाहर बेचना चाहते थे और एक स्टॉक बनाने के लिए वो जो है उसको कर रहे थे ब्रिटिश शासन। तो पहले यह जो था यह बहुत गैर कानूनी कार्य हो गया था, नमक ले जाना और नदियों से नमक का उत्पादन करना और उत्पादन करके उसको लेकर दिया। तो यह जो थे इनको अब ये बेचारे मतलब बहुत गरीबी में आर्थिक संघर्ष को करते हुए इन्होंने पढ़ाई किया और पढ़ाई करने के बाद आज जब ये इंटरव्यू के लिए जा रहे थे, अपनी पढ़ाई करने के बाद आदमी अपेक्षित रहता है कि मुझे जो है जॉब मिले, तो आज इस जॉब के लिए जा रहे थे तो उनके पिताजी आज इनको उपदेश करते हैं। कोई भी पिता जाने से पहले उपदेश करता है कि देखिए हमारे घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, हम लोग मजबूर हैं और हमारी इस मजबूरी में हमको बहुत कुछ सहारा चाहिए और बल्कि हमारे कुछ आर्थिक तंगी दूर हो, ऐसी कुछ जॉब मिले। तो कहते हैं, पिता समझाते हुए कह रहे हैं, यद्यपि वह पिता के लिए गलत नहीं था क्योंकि पिता ने गलत नहीं समझाया था, लेकिन फिर भी पिता ने जो समझाया वह एक नीति की दृष्टि से गलत, यह गलत है, लेकिन पिता तो उसके हित के लिए यह कहना चाह रहा है, लेकिन उनको इस गलत और सही का आभास नहीं था। उन्होंने कहा बेटा कुछ ऐसी नौकरी मिले जिसमें ऊपर की आमदनी हो। क्यों? क्योंकि जो मासिक आय, जो हमारा वेतन होता है, वह वेतन तो चंद्रमा की भांति होता है। चंद्रमा कैसा होता है? वह चंद्रमा पूर्णिमा में पूरा होता है, लेकिन पूर्णिमा के बाद जैसे जैसे दिन घटता जाता है और अमावस्या तक पूरा का पूरा चांद समाप्त हो जाता है। तो बोले वह चंद्रमा की भांति होता है, जो मासिक आय जो वेतन है वह धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ऊपर की आमदनी ही हमारा सहारा बनती है, यह हमारे लिए बहुत कुछ सहारा ऊपर की आमदनी होती है। ऐसा उनके पिता ने उन्हें समझाया और समझा करके बहुत सारी चीज़ों का उपदेश किया और उपदेश करने के बाद में आशीर्वाद दिया और जाने के लिए कहा कि अब जाइए। गए और बहुत अच्छी किस्मत थी, पहले दरोगा पद जो है आसानी से मिल जाता था और मतलब ये था ही जो भी थोड़ा बहुत फारसी वगैरह जानता था, फारसी ब्रिटिश शासन में थोड़ा भी फारसी जो जानता है उसको जॉब कहीं ना कहीं दिया। तो इनको इन्होंने पढ़ाई लिखाई किया था तो फारसी का भी अध्ययन इन्होंने किया था, तो उस समय पर फारसी के सहारे ही इनको दरोगा का पद प्राप्त हो गया और ये दरोगा बन गए। और उस समय पर जो नमक का जो स्थान था, नदियां थी जो नमक की, उन नदियों से नमक निकाल करके न ले जाएं इसके लिए वहां पर दरोगा बना देते थे। तो अब पहले इतना ज़्यादा मतलब घूस की एक डिमांड होती थी कि बड़े बड़े लोग भी, वकील और पटवारी तक की सम्मानित नौकरी छोड़ करके लोग जो है यहाँ पर आकर के और इस नौकरी को, दरोगा की नौकरी को करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि इसमें इनको ऊपर की आमदनी होती थी। तो ऊपर की आमदनी के लिए बड़े बड़े सम्मानित पदों को भी छोड़ करके कोई भी व्यक्ति लालायित रहता था कि हमको यह पद प्राप्त हो जाए और इनको इनकी योग्यता की वजह से इनको यह पद प्राप्त हो गया और यह दरोगा बन गए। पिताजी उनके जैसे खबर मिली तो फूले न समाये, बहुत प्रसन्न हुए। मैं आपको संक्षेप में कहानी बता रहा हूँ। यह कहानी उस समय की है जब गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किया था, आंदोलन किया था। नमक सत्याग्रह बहुत प्रसिद्ध सत्याग्रह है,
उसी समय पर नमक के लिए ही गांधी जी ने आंदोलन किया था। तो क्योंकि उस समय पर वह नियम में आ गया था। अब ये दरोगा थे, ये बेचारे बहुत ईमानदार थे। पिता ने भले ही समझाया कि घूस लेना है या नहीं लेना है, परंतु पुत्र बहुत ईमानदार था और कभी घूस लेने की बात इन्होंने विचार भी नहीं किया था मन में। आज ये इस चीज को लेकर के दरोगा तो बन गए। एक दिन जाड़े का समय था और जाड़े में बड़ी गहरी नींद में, मधुर मधुर नींद में मग्न थे दरोगा जी, और सभी सिपाही भी नींद के नशे में खोए हुए थे। और इतने में अचानक रात में कुछ गाड़ियों की आवाज सुनाई, लोगों के नाव वालों के नाव चालक की आवाज सुनाई, मल्लाहों की आवाज सुनाई। दरोगा जी की नींद अचानक खुल गई। दरोगा ने सोचा कि कौन है जो इतना आवाज कर रहा है, किस प्रकार की आवाज आ रही है। लहरों की आवाज, तो जो नदियां बहती हैं उसके लहरों की आवाज तो आती है, लेकिन आज लहरों के अलावा भी बहुत आवाजें आ रही थी। तो यह क्या है, ऐसा मतलब सोच करके और दरोगा जी बाहर आए, अपना वस्त्र वगैरह धारण किया और धारण करके आए। तो आ करके देखा, जैसे ही आए तो सब लोग स्तब्ध हो गए एक मिनट के लिए, जैसे हमारे पास कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसकी हम कभी कल्पना ना किए रहे, और ऐसे व्यक्ति को जैसे ही देखते हैं तो देख करके स्तब्ध हो जाता है। तो ऐसे सब लोग स्तब्ध हो गए दरोगा जी को देख करके। लेकिन दरोगा जी ने डांट करके पूछा क्या हो रहा है, और जो ऐसा कहा उन्होंने कि क्या हो रहा है, तो कुछ देर तक तो किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन थोड़ी देर बाद बताए कि सामान है जो लेकर के हम लोग जा रहे हैं, और कहा इस बोरे में क्या है। फिर लोग थोड़ी देर के लिए शांत हो गए। दरोगा जी ने अपनी पुष्टि के लिए स्वयं ही गए और जाकर के बोरे में जैसे हाथ लगाया तो समझ में आ गया कि यह जो है नमक की बोरी लेकर के जा रहा है। पता किसके लिए, किसकी हैं यह गाड़ियां, दरोगा जी ने पूछा। तो दरोगा जी को उत्तर मिला कि पंडित पंडित आलोपी दीन की यह गाड़ियां। तो पंडित आलोपी दीन वहाँ के बड़े प्रसिद्ध व्यापारी थे और यह सब कार्य करते थे। पहले उनको अपने पैसे पर खूब भरोसा था कि वह घूस देकर के कुछ भी करवा सकते थे। लक्ष्मी जी की कृपा उन पर खूब, वो क्या सोचते थे कि लक्ष्मी जी की कृपा से सब कुछ हो सकता है, घूस देने से सब कुछ संभव है। आज इसका इतना विश्वास था। एक आदमी आया बुलाने के लिए कि चलिए आपको दरोगा जी बुलाए हैं। आलोपी दीन से कहा, पंडित आलोपी दीन से, बोले क्या हुआ, बोले गाड़ियां खड़ी करवा ली हैं नमक की और वो गाड़ियों को नहीं आने दे रहे हैं, आप चलिए। बड़े आराम से उठे, पान बना करके खाया और तब आए। क्यों? क्योंकि उनको विश्वास था कि मैं इनको भी घूस दे करके खरीद सकता हूं। आज आए हैं पंडित आलोपी दीन, और जैसे पंडित आलोपी दीन आए तो आकर के निवेदन किया कि मैं तो खुद ही आपके पास आता, आपने मुझे बुलाने का कष्ट क्यों किया? आपके पास में कुछ सामान यहाँ से लेके जा रहा हूँ तो जरूर कुछ न कुछ चढ़ावा। उनके कहने का मतलब यह था कि चढ़ावा मैं आपको चढ़ाता ही। दरोगा जी ने बेरुखी करते हुए कहा हम लोग, मैं ऐसा नहीं हूं कि कौड़ियों के लिए बिक जाऊं, कौड़ियों में बिक जाऊं, मैं इस प्रकार का व्यक्ति नहीं हूं। और उन्होंने गाड़ियों को खड़ा करवा दिया और हिरासत में पुलिस में दी गई। आज मतलब वह जो मन में सोचा करते थे कि घूस देने से हम सबको खरीद सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, आज वह सब बात जो है वह उनके पैरों से खिसकती हुई दिखाई पड़ रही है। माने उनको यह विश्वास ही नहीं था कि इतना भी ईमानदार कोई हो सकता है। आज इस प्रकार की स्थिति को देख करके पंडित आलोपी दीन ने आज हाथ जोड़ करके बड़े विनम्रता पूर्वक कहा सरकार, आप हमारी तो हम लोग को तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, आप हमको हिरासत में लेकर के चले जाएंगे, तो मेरे सम्मान का तो ध्यान दीजिए। बड़े प्रेम पूर्वक सोचा, प्रेम से कहने में कुछ बात बन जाए, लेकिन कोई भी ऐसी बात नहीं हुई और बोले अब हम इसका चालान काटेंगे और हमको कुछ भी घूस नहीं चाहिए, जो भी चालान होगा आपको चालान बनेगा। गाड़ियां खड़ी करवा दी गई, उनको हिरासत में ले लिया गया। केस हुआ, ले जाकर के दरोगा जी ने पंडित आलोपी दीन को प्रस्तुत किया, लेकिन वो पंडित आलोपी दीन को जैसे ही कोर्ट में प्रस्तुत किया तो उस समय पर पंडित आलोपी दीन ने पैसे वकील को भी खिला दिए, जज को भी पैसा खिला दिया, सबको पैसा खिला दिया, और सबूत के ना होना ऐसा एक कारण बता करके उन्होंने पंडित आलोपी
दीन को बाइज्जत रिहा कर दिया। तो पैसे से ये रिहा तो हो गए, और जो कुछ लोग होते हैं जो पैसे खाए रहते हैं, जो लोग होते हैं जो घूसखोर होते हैं, वह जरूर जो है कुछ ना कुछ गलत करते हैं। अब ये बताइए, ये इतने ईमानदार दरोगा एक हफ्ते में उनको भी नौकरी से निकलवा दिया। क्यों? क्योंकि वो घूस नहीं लिए, और यहाँ तक कि जज तक घूस खाया हुआ था। दरोगा नौकरी से दरोगा को निकाल दिया गया, और पंडित आलोपीदीन बाइज्जत रिहा हो गए। बाद में सारी बातें हुई, उनके पिताजी तक बात पहुंची, पिताजी बड़े दुखी हुए, और पिताजी के पास में जाकर के उन्होंने, पंडित आलोपीदीन बहुत अच्छे आदमी थे, लेकिन ये था कि व्यापार करते थे परंतु व्यवहार के बहुत अच्छे थे। गए उनके पिताजी के पास में, और पिताजी के पास में जाकर के उसको कहा कि आप हमारे यहाँ हमारे अंडर में काम कीजिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। किसी प्रकार से पिताजी से कह करके और समझौता किया, पिताजी के द्वारा बोले जाने पर समझौता किया। पंडित आलोपीदीन ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी का उनको जो है मैनेजर बनाया। क्यों? क्योंकि वह जानते थे कि यह ईमानदार है, और इतना ईमानदार दूसरा कहीं नहीं मिलेगा। दरोगा को 40,000 रुपए तक देने की, और पहले 40,000 बहुत हुआ करता था, 40,000 रुपए घूस माने बहुत ज्यादा हुआ करता था। इतना तक घूस देने के लिए कहा गया, लेकिन दरोगा माने नहीं, और उन्होंने साफ इनकार कर दिया। पैसा देख करके तो किसी भी नीयत फिसल सकती है, लेकिन यहाँ पर वह इतने ईमानदार थे कि उन्होंने बिल्कुल भी साफ साफ घूस के लिए मना कर दिया था। आज यह बात पंडित आलोपीदीन को मालूम थी। पंडित आलोपीदीन आए हैं और आकर के उनके पिताजी से निवेदन किया, और उनसे भी निवेदन किया, मना करते रहे, और बाद में पिताजी के कहने पर, अपने पिता के बहुत आज्ञाकारी पुत्र थे इसलिए उन्होंने इसको स्वीकार लिया। और उस दिन से पंडित आलोपीदीन भी ईमानदारी का कार्य करने लगे, और जहां पर ऐसा ईमानदार हो तो वह तो उसके संरक्षण में संसर्ग से बहुत कुछ सुधर जाता है। किसी का साथ, अच्छे का साथ मिल जाए तो व्यक्ति अच्छा हो जाता है। तो इस प्रकार से अपनी प्रॉपर्टी का मैनेजर बना दिया, और खूब अच्छे से कार्यरत रहने लगे। तो इस प्रकार से यह कहानी का सारांश है। कहानी का सारांश क्या है? प्रस्तुत कहानी में क्या कहना चाह रहे हैं? प्रस्तुत कहानी में प्रस्तुत जो पाठ है, यहाँ पर यह चीज कही गई है कि ईमानदारी हमारे जीवन में बहुत महत्व होती है। हमारा जीवन ईमानदारी से गुजरे, हमारा सम्मान बना रहेगा। फिर वही व्यक्ति हमारा सम्मान करता है जो ईमानदार नहीं है, उसे भी, जो बेईमान है उसे भी हमसे डर लगेगा। क्यों? क्योंकि हम ईमानदार हैं। इसलिए सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। जो सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं वह कभी भी पथभ्रमित नहीं होते, पथभ्रष्ट नहीं होते। यह कहानी का सारांश है। इस कहानी के माध्यम से यह शिक्षा दे रहे हैं। तो आइए, आज के लिए इतना ही, और आप लोग इसका प्रश्नोत्तर कहानी को पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। मैंने सारांश समझाने का प्रयास किया है, और आप लोग कहानी को और अच्छे से पढ़ेंगे, और पढ़ करके समझेंगे, और प्रश्न उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। यदि आपको प्रश्न उत्तर नहीं मिलता है तो मैं आपको अगली वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर भी बताऊंगा, आप लोग इससे लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।